Commerce College, Satara. Since 2007, Sir has 90 years of professional experience. Sir has a qualification MA, MEd, MPhil, PhD, and NET. We are happy to have him with us today's guide us on how to write a good research proposal writing. I humble request Dr. Vijay Kapse sir to kindly start your guidance for research proposal writing. Thank you so much, sir. Over to you, sir. Sir. हॅलो. हा, नमस्ते मॅडम. खूप धन्यवाद आपले सगळ्यांचे की तुम्ही. आवाज येतोय माझा? हो हो, येतोय येतोय सर. हा, या आपल्या या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कृतीसाठी तुम्ही माझी निवड केली याबद्दल मी आपल्या महाविद्यालयाचे, प्रशासनाचे आणि आपल्या सर्व शिक्षकांचे, प्राध्यापकांचे मी आभार मानतो. आणि मला जो काही आज टॉपिक दिलेला आहे, शैक्षणिक शोध निबंध विकसन, रिसर्च पेपर. तर रिसर्च पेपर आपल्या या MA एज्युकेशनच्या आता जी आपली वाहिवा झाली विद्यार्थ्यांची, याच्यामध्ये आपल्याला एक रिसर्च पेपर पब्लिश करण्यासंदर्भात मुक्त विद्यापीठाकडून सुद्धा एक मार्गदर्शनपर सत्र घेण्यात आलं होतं राजगुरू सरांकडून. आणि विविध विद्यापीठांमध्ये, म्हणजे आमच्या शिवाजी विद्यापीठामध्ये असू दे, तुमच्याकडे मुंबई विद्यापीठ आहे, सर्व विद्यापीठांमध्ये अशा प्रकारच्या कार्यशाळा सातत्यानं सुरू असतात. रिसर्च पेपर्स बद्दल अनेक ठिकाणी कॉन्फरन्सेस सुरू असतात. आणि अशा वेळी रिसर्च पेपर म्हणजे काय हा प्रश्न स्वाभाविक विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये निर्माण होतो. आणि विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून आपल्याला रिसर्च पेपर म्हणजे काय हे समजून द्यावं लागतं. मी शेअर केलेली स्लाइड दिसते का सगळ्यांना? हॅलो मॅडम. हो सर. हा, तर संशोधन शोध पत्रिका विकसन जे आहे हे काय आहे, रिसर्च पेपर काय आहे? तर विद्यार्थ्यांना आपल्याला माहित आहे की विविध क्षेत्रात अनेक व्यक्ती काम करत असतात. ते आपल्या कार्यातून क्षेत्रावर ठसा उमटवित असतात. त्यांच्या कार्याचा लाभ आपल्याला मिळत असतो. आज आपण विविध प्रकारची जी संशोधनं मूलभूत क्षेत्रामध्ये झालेली आहेत, या मूलभूत क्षेत्रातील संशोधनातून उपयोजित क्षेत्रामध्ये पुन्हा काही संशोधनं झालेली आहेत. म्हणजे न्यूटनच्या गतीचा नियमाचा वापर करून इतर जे काही साधनं तयार झाली गतिविषयक, आपलं फॅन असू दे, अनेक गोष्टी असू देत, वाहनं असू देत, बंदूक असू दे, ह्या सगळ्यामध्ये न्यूटनचा लॉ हा फंडामेंटल रिसर्च आहे. आणि त्यानंतर त्यावर आधारित जी काही उपकरणं झाली, जी रिसर्चेस झाले, ते सगळे अप्लाइड रिसर्च आहेत. तर अशा प्रकारे आपल्या रिसर्चच्या 3 पातळ्या आपल्याला माहित आहेत. किंबहुना रिसर्च हा शब्द की ज्याच्यामध्ये असा अधोरेखित केलेला आहे की रिसर्च जे अस्तित्वातच आहे त्याचा शोध घेणे. म्हणजे रिसर्च मध्ये नव्यानं कुठलाही शोध घेतला जात नाही, तर मुळातच जे अस्तित्वात आहे त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न रिसर्च, म्हणजे पुन्हा पुन्हा शोध घेण्याचा प्रयत्न जो आहे तो त्याच्यामध्ये होत असतो. म्हणजे ध्वनी लहरी या वातावरणामध्ये अस्तित्वात आहेतच, पण या ध्वनी लहरींचा शोध लागला हा फंडामेंटल रिसर्च आहे. आणि ध्वनी लहरींच्यावर आधारित जे आपले मोबाईल तयार झाले, आता इंटरनेट आपण वापरतोय, किंवा जो प्रकाश आहे, प्रकाशाच्या माध्यमातून इंटरनेट कसं आपल्यापर्यंत पोहोचेल, लायफाय टेक्नॉलॉजी, जसं आपण आज वायफाय टेक्नॉलॉजी वापरतोय, तशा पद्धतीनं लायफाय टेक्नॉलॉजी आता भविष्यात जे आपल्याकडे मी प्रकाशाच्या वेगाने इंटरनेट आपल्यापर्यंत येईल. म्हणजे ज्या गोष्टी अस्तित्वात आहेत त्याच गोष्टी पुन्हा शोधून त्याचा मानवी कल्याणासाठी कसा वापर करता येईल हे संशोधनामध्ये पाहिलं जातं. आणि संशोधनाची तीच मुख्य भूमिका असते की संशोधन करून म्हणजे एखाद्या क्षेत्रामध्ये जी स्थिती आहे ती स्थिती उत्तम प्रकारे स्थितीमध्ये सुधारणा करून त्याचा मानवी कल्याणासाठी कसा वापर करता येईल याचा प्रयत्न संशोधनामध्ये होत असतो. आणि मग हे केलेलं संशोधन इतरांपर्यंत कसं पोहोचेल, इतरांना त्याचा लाभ कसा होईल, त्याची माहिती कशी मिळेल, याचा जर एक प्रमुख कुठला मार्ग जर आपण पाहिला तर तो म्हणजे संशोधन परिषदा, रिसर्च कॉन्फरन्सेस.
आपल्याला एक घटना आठवत असेल की 1887च्या दरम्यान स्वामी विवेकानंद शिकागोला गेले होते किंवा तिथं काही आता ते धर्म परिषद असेल तो भाग वेगळा असेल, पण अशा परिषदा वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू असतात. संशोधनामध्ये देखील तसं आहे. आपल्याला भारतामध्ये आपल्याला माहिती आहे की आपण जो विज्ञान दिन साजरा करतो, डॉक्टर सी.व्ही. रमन यांच्या जन्मप्रित्यर्थ नाहीये, त्यांना जो नोबेल मिळाला त्या नोबेलची आठवण म्हणून आपण तो दिवस साजरा करतो. तर त्यांनी सुद्धा त्यांचा जो शोध निबंध आहे, त्यांनी जो प्रकाशाच्या परिवर्तनाचा जो संशोधन केलं होतं, ते संशोधन त्यांनी एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये एका जर्नलमध्ये प्रकाशित केलं आणि त्यांच्या शोधाचा जगभर दखल घेतली गेली आणि त्यांना त्याचं नोबेल प्राइज मिळालं. तर या अनुषंगानं आपल्याला असं म्हणता येईल की कुठलंही आपलं कार्य केलेलं असतं ते कार्याचा विस्तार व्हावा, ते कार्य इतरांपर्यंत पोहोचावं, इतरांना त्या कार्याची माहिती मिळावी, प्रेरणा मिळावी आणि त्यातून त्यांच्याही मध्ये अशा प्रकारचं कार्य त्यांना करता यावं, अशा प्रकारची अपेक्षा या संशोधनाच्या प्रकाशनामुळे होत असते. आणि आपलं संशोधन प्रकाशित करण्याचे मार्ग ठिकाण कोणती आहे, तर त्याच्यामध्ये एक जर्नल्स आहेत, त्याच्यामध्ये कॉन्फरन्सेस आहेत आणि रिसर्च विषय आपण तयार केलेलं एखादं पुस्तक, एखादं प्रकाशन स्वतःच. या 3 वेगळ्या माध्यमांमध्ये आपल्याला या संशोधनाच्या किंवा संशोधन आपल्याला आढळतात. आणि मग आपल्याला आता हे संशोधन जे मला माझं प्रकाशित करायचं आहे किंवा मी एखाद्या क्षेत्रात चांगलं काम करतोय, म्हणजे माझं उदाहरण मी छोटंसं सांगतो. 2007 साली माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक प्रात्यक्षिक होतं की रिमोट एरियामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीची मुलाखत घ्यायची. तर मी ज्या साताऱ्यामध्ये राहतोय त्या ठिकाणी थोडा रिमोट एरिया कमी आहे तो महाबळेश्वर जावळी भागात, पण त्या ठिकाणी शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणारी कोणी व्यक्ती नाही, म्हणजे रिमोट एरियात एकदम. शिक्षक आहेत, शाळेवर काम करतात, पण एनजीओची आम्हाला मुलाखत घ्यायची होती. अशा वेळी मला समजलं की चिपळूण भागामध्ये एक व्यक्ती आहे, ते असं एक जे ड्रॉपआउट विद्यार्थी आहेत, शाळा सोडलेले विद्यार्थी आहेत, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचं ते काम करत आहेत. अशा वेळी आता त्यावेळी व्हॉट्सअप नाही, व्हिडिओ कॉलची सुविधा नाही, इंटरनेटच्या अशा सुविधा नाही किंवा ही मुलाखत कशी घ्यायची हे माहित नाही. पॉडकास्ट जे आता आज आपल्यापर्यंत येत आहे, इन्स्टा नाहीये, या सगळ्या अभावाच्या सगळ्या गोष्टी होत्या आणि विद्यार्थ्यांना या संदर्भात कसं पोहोचायचं वगैरे हा एक प्रश्न होता. तर त्या म्हणजे तो आपल्याला आठवत असेल 2007, म्हणजे ही तशीची एक वेगळी पद्धतीचा त्यावेळेचं साधारण म्हणजे आजच्या सारख्या तेवढ्या साधनं तंत्रज्ञानाची आपण जे म्हणतो व्हॉट्सअप आणि ब्रॉडकास्टिंगची ती नसल्यामुळं आम्हाला मोबाईलचा त्याच्यामध्ये वापर करता आला, फोन ऑफ फ्रेंड म्हणून. आणि फोनद्वारे आम्ही ती मुलाखत सगळ्या विद्यार्थ्यांना ऐकवली. आज ते पटणार नाही, आज आपण सगळे वापरतोय, एलसीडी वापरतोय, सगळ्या स्क्रीन शेअर करतोय. कोविड नंतर हे सगळं मीटिंग ऍप सगळे आपण वापरतोय. पण तत्कालीन कालखंडात आम्हाला तो एक छोटंसं आमचं काम. आणि मग मी काय केलं, ते जे माझं काम आहे ते मी मुंबई विद्यापीठाची एक कॉन्फरन्स होती 2007 साली, त्याच वेळी न्यू ट्रेंड्स आणि रिसर्च इन एज्युकेशन. आणि मग त्यावेळी मला एक असा मुद्दा सुचला होता की एज्युकेशन मोबाईलचा शिक्षणात वापर करता येईल का? मग फ्युचरॉलॉजी काय असेल भविष्यात? आता मी हा छोटासाच प्रयोग केला होता. त्याचं म्हणजे जी ऑडिओ सिस्टीम आहे मोबाईलची, त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीचा दुरून लांबून त्याचा संवाद विद्यार्थ्यांना माईकद्वारे तो मोबाईल लावून मुलांना त्याचे आम्ही मुलाखत घेतली. असेच प्रयोग अनेक राजकीय क्षेत्रातले भाषणं करणारे, आता जेव्हा इलेक्शन असतात त्यावेळी राजकीय लोकांनी केलेली अनेक उदाहरणं आपल्याला दिसतात. पण मग त्यावेळी मला हा मुद्दा सुचला की या मोबाईलचा शिक्षणात कसा वापर करता येईल, एज्युकेशन. आणि मग त्यावेळी एक रिसर्च पेपर मी तयार करून मुंबई विद्यापीठामध्ये त्यावेळी मी कॉन्फरन्समध्ये तो सादर केला होता. आणि मला आजही ते आठवतं की त्यातल्या काही छोट्या छोट्या बाबी मला त्यावेळी अपेक्षा होती की मला त्या माणसाची व्हिडिओ कॉल करता येईल का, त्यांना प्रत्यक्ष पाहता येईल का, स्क्रीनवर दाखवता येईल का, या ज्या काही थोड्या बेसिक अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. आणि त्यानंतर मग बाकीच्या काही बाबी होत्या, मोबाईलमध्ये असलेले ऍप्स आणि त्याचा वापर इंटरनेटला कसा करता येईल हे. तर या अनुषंगानं तो एक मला सक्सेस त्यावेळी सापडला. सांगायचा मुद्दा हा आहे, मी व्यक्तिवर्णन करण्यापेक्षा माझा महत्वाचा मुद्दा आहे की आपण एखाद्या क्षेत्रात करत असलेलं काम, त्या कामाची अक्षरबद्ध मांडणी करून त्या कामाला एक प्रसिद्धी मिळणे, अर्थात कामाच्या प्रसिद्धीपेक्षा आपण जे काम केलेलं आहे ते काम, त्यात दुर्लक्षित राहिलेले पैलू त्या
कामाचा विस्तार, व्याप्ती वाढावी म्हणून ते इतरांसमोर मांडायचं, की जेणेकरून आपण ते काम जिथं सोडलेलं आहे, तिथून ते काम पुढे कोणीतरी घेऊन जाईल किंवा माझं काम करताना माझ्या कामातून इतरांना प्रेरणा मिळेल. माझं काम करत असताना एखादा पैलू दुर्लक्षित राहिला असेल, माझं काम करत असताना त्यातल्या एखाद्या पैलूवर एखादा व्यक्ती जास्त विस्तारानं काम करेल. अशा प्रकारच्या हेतूने हे एक चांगलं काम आहे, की आपण आपलं केलेलं जे रिसर्च आहे, प्रत्येक वेळी आपण रिसर्चच करत असतो नाही, पण काहीतरी छोटी-मोठी कामं आपण करत असतो शिक्षण क्षेत्रामध्ये. म्हणजे विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळाव्या म्हणून आता आपले हे जे शिक्षक असे काही छोटे-छोटे प्रयोग करतात. प्रयोग छोटा वाटत असला, तरी हा परिणामकारक आहे. कारण हे ऑर्गनाइज करणं, त्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचणं, तुम्हाला एकत्र आणणं, हे सगळे एक वेगळी याच्यामध्ये आपल्याला क्षमता दिसून येते आणि अशा प्रयत्नातूनच आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाची दृष्टी विकसित होते. शिक्षणामध्ये शिक्षणातले बदल हे भौतिक बदलासारखे नसतात. म्हणजे मी बटन दाबलं आणि लाईट लागली. हे जे बदल लगेच दिसतात. भौतिक क्षेत्रामध्ये वगैरे. शिक्षणातले बदल हे 10, 15, 20 वर्षानं लक्षात येतात. मला खूप असे माझ्याकडे अनुभव आहेत, की म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला एखाद्या वेळी एका शब्दानं दिलेली प्रेरणा 10-15 वर्षानं त्या विद्यार्थ्याच्या जीवनात एक कल्याण काहीतरी घडवत असतं. म्हणजे शिक्षकाच्या शब्दामध्ये एवढी ताकद असते, त्या शिक्षकालाही ते माहीत नसतं. मी सहज मग त्या बोललो होतो ह्या व्यक्तीला, "अरे, तू असं केलास तर असं होशील." आणि तो विद्यार्थी असं काही तो तसा प्रयत्न करतो आणि सक्सेस म्हणजे त्या क्षेत्रात तो मिळवतो. म्हणजे हे सुद्धा खूप गरजेचं आहे, की आपण टीचिंग करताना शिक्षकाचे जे शब्द आहेत ते त्या विद्यार्थ्याच्या जीवनात असे बदल घडवत असतात. तर असे जे काही तुम्ही बदल घडवलेले असतात शिक्षकांनी, जे केलेले प्रयत्न असतात, ते शब्दबद्ध स्वरूपात मांडणे आणि त्याला रिसर्च पेपरचा एक आधार देणे, हे याच उद्देशानं आपल्याला रिसर्च पेपर तयार करता येतो. म्हणजे आपल्या रिसर्च पेपरचा उद्देश आपल्याला समजतो. मग आता मी कसा तयार करायचा तो पेपर? मी कुठं पब्लिश करायचा? ते पेपर लिहिण्याची पद्धती काय आहे? हे आपल्याला आजच्या या उपलब्ध वेळेमध्ये आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. पुढे जाऊया आपण आपल्या मुद्द्यांकडे जाऊया. आज आपल्याला जे मुद्दे खरं तर चर्चा करायचे आहेत, ते प्रमुख मुद्दे आपल्या समोर असे आहेत, की आपण जे काही काम करतोय म्हणजे आता इथं विद्यार्थी पण माझ्या समोर आहे, की जे बी-एड कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत आणि ते इंटर्नशिपमध्ये काम करतात. त्यांना वेगवेगळे प्रॅक्टिकल्स करावे लागतात. त्यांना स्कूलमध्ये जाऊन त्यांना सरावपाठ घ्यावे लागतात विद्यार्थ्यांना किंवा बी-एडच्या विद्यार्थ्यांना बरेच प्रॅक्टिकल्स लिहावे लागतात. अ, काही सोशल वर्कचे उपक्रम असतात बी-एडच्या विद्यार्थ्यांसाठी. तर हे सगळं करताना सगळेच विद्यार्थी सारखंच काम करतील असं नाही, तर एखादा विद्यार्थी वेगळं काम करेल. वेगळ्या मार्गानं करेल, वेगळ्या प्रयत्नानं करेल. वेगळा मार्ग म्हणजे आपण नियत मार्ग, चांगला मार्ग अशा अर्थानं. आणि त्याचं प्रात्यक्षिक, त्याचं काम तो वेगळ्या पद्धतीने उठावदारपणे जर करत असेल, तर तेच काम आपल्याला शब्दबद्ध करून रिसर्च पेपरच्या स्वरूपात मांडता येतं. मग हे मांडायचं कसं हे आपण आज समजून घेणार आहोत. खरं तर रिसर्च पेपर आपण जो पाहतो, संशोधन शोधपत्र, याचे अनेक पैलू आहेत या शोधपत्र तयार करत असताना. एक म्हणजे संशोधन पेपर तयार कसा करायचा? संशोधन पेपर तयार झाल्यानंतर तो पब्लिश कुठं करायचा? पब्लिश झाल्यानंतर पब्लिश करताना इम्पॅक्ट फॅक्टर काय असतो? आय-एस-एन नंबर काय असतो? किंवा सायटेशन काय असतं? त्याचा पी व्हॅल्यू काय असतो? या अनेक आंतरराष्ट्रीय बाबी आहेत आणि त्यानंतर आणखीन एक आपल्याला टॉपिक याच्यामध्ये वेगळा ठेवता येतो. तो म्हणजे एथिक्स इन रिसर्च पेपर रायटिंग. म्हणजे संशोधन पेपर लिहिताना काय एथिक्स पाळावेत? वाङ्मय चौर्य प्लॅगरिझम आपण जे म्हणतो ते कसं टाळता येईल? किंवा हे सध्याची फार मोठा धोका झालेला आहे. ChatGPT वापरणे, इतरांचं केलेलं कार्य अ, आपण ते ॲज इट इज वापरणे. ह्या अशा बाबी ह्या आजकाल आपल्याला सहज आणि स्वाभाविक झालेल्या दिसतात. तर ह्या दृष्टिकोनातून तोही मुद्दा आपल्याला विशेषतः खरं तर वेगळ्या पद्धतीने चर्चा करता येते. परंतु आज आता आपण इथे या 7 मुद्द्यांच्या अनुषंगानं तुमच्याशी मी संवाद साधणार आहे. एखादा विद्यार्थी आपण कुणीतरी मला मदत करेल का वाचनासाठी? प्रमुख मुद्दे जे आहे त्यातले 7 मुद्दे कोणी वाचू शकेल? हो हॅलो, सर. माझा आवाज येतो?
हॅलो. हा, माझा आवाज येतोय का? मला वाटतं मी एकटाच बडबडतोय, असं नाही ना? नाही सर, वी कॅन हिअर यू. ओके. ऐकू येतं सर. आपल्या समोर ही जी दुसरी स्लाइड आहे प्रमुख मुद्द्यांची, मराठी वाचता येतं ना विद्यार्थ्यांना का? मग मी कंटिन्यू करू? तर तुम्हीच कंटिन्यू करा. नाही सर, वाचता येतं. मी वाचता येतं सर. हा, आपलं हे मॅडम इंग्लिश मिडियमचं बीएड आहे का? हो सर. हा, ओके, ठीक आहे. आता मी सगळं हे मराठीत बोलतोय 100%. विद्यार्थ्यांना समजतंय ना मी हे बोलतोय ते, म्हणजे नाहीतर विसंगती व्हायची. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक्चुअली मुझे नहीं थोड़ा सा समझता है मराठी. लेकिन जो आपके जो बच्चे हैं वो समझ पाते हैं ना, जो हम बात कर रहे हैं, हम उनसे बोल रहे हैं। अगर आप हिंदी बोलोगे तो सर मुझे थोड़ा डिफिकल्टी होता है अंडरस्टैंड करने में. वैसे थोड़ा समझ आता है, बट थोड़ा सा कुछ वर्ड्स हैं जो नहीं आते हैं. ठीक है ना, हॅलो आप सर. बोलिए. हाँ हॅलो बोलिए सर. मैडम. हाय. हाँ बोलिए. काइंड रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला. आमची तिन्ही मीडियमची मुलं आहेत, तर हिंदीमध्ये घेतलं तर जास्त चांगलं होईल. ओके, हिंदी में ठीक है चलिए. तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो हम अनुसंधान पेपर जो है, रिसर्च पेपर हम बोलते हैं, वो जो हम लिखने वाले हैं वो पब्लिश क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? कोई आपसे कोई आप में से कोई बोल सकता है कि ये रिसर्च पेपर किस लिए आपको जरूरी है, क्यों रिसर्च पेपर लिखना है? What is the purpose of writing research paper? सर It रिसर्च is पेपर essential. मीन्स हम लोग बहुत डीपली उसका स्टडी करते हैं टॉपिक का. वी आर गेटिंग द मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट टॉपिक. Okay. Another one. और अपने व्यूज भी रहते हैं, थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यूज अपने उस टॉपिक के रिगार्डिंग अलग, मतलब 10 लोगों ने अलग सोचा है, उसके रिगार्डिंग अपनी सोच अलग रहती है उस टॉपिक में, तो उस रिसर्च Yes, पेपर में हम लोग वो मेंटेन करते हैं. ओके. और जब मैं पहले मराठी में जो बोल रहा था मैं, उसमें उसका कोर ये था कि हम जो भी काम करते हैं हमारे फील्ड में, वो काम को हमें पब्लिश करना है. वो काम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाना है कि जो प्लेटफॉर्म पे सबको ये काम दिख सके, सबको ये काम समझ सके सब लोग. तो वो प्लेटफॉर्म जो है पब्लिश का, वो प्लेटफॉर्म पे हमारा काम आने के लिए उसका जो मीडियम है वो रिसर्च पेपर है. जैसे कि मैं अपने स्कूल में कोई छोटा मोटा काम करता हूँ, क्योंकि आपकी जो ट्रेनी है, जो टीचर ट्रेनी है, बीएड के स्टूडेंट है, वो भी अपने कॉलेज में कोई प्रैक्टिकल बनाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं. जो भी वो उनको प्रैक्टिकल है वो करते हैं. उसमें अगर अच्छा काम कोई कर रहा है, अलग से काम कर रहा है, तन मन से काम कर रहा है, उसके कोई रिजल्ट आए हैं अच्छे, तो वो जो काम वो बच्चा कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है, वो शिक्षक कर रहा है, टीचर कर रहा है, उस काम को एक प्लेटफॉर्म देना है, उस काम को एक स्ट्रक्चराइज फ्रेमवर्क बना के, एक पेपर बना के उसको जर्नल्स में और कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करना है. तो इससे क्या होता है, तो जो लोग जिनको कुछ करना है जिस फील्ड में, वो ये सब काम देखते हैं, और जहां तक उस व्यक्ति ने ये काम को लाके रखा है, वहां से कोई दूसरा व्यक्ति ये काम आगे लेके जाता है. जैसे हम ये सब रिसर्चेस देखते हैं, जैसे फंडामेंटल रिसर्च बहुत है, गैलीलियो तक, कोपरनिकस, गैलीलियो, हम जो देखते हैं, जैसे खगोल शास्त्र में हम बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं, बहुत ये टेक्नोलॉजी में बहुत इनोवेशन आया है. तो ये भी रिसर्च ऐसे ही है, किसी ने एक काम एक रिसर्च करके वहां तक आके छोड़ा है, दूसरे रिसर्चर्स ने वो काम वहां से आगे लेके आगे तक किया है. और कई बार ऐसे हुआ है कि एक रिसर्च के जो कोई एस्पेक्ट रहते हैं, दूसरे एस्पेक्ट पे, उस रिसर्च पे, उस टॉपिक को दूसरा व्यक्ति काम करता है और उसके रिजल्ट अलग आते हैं. वो ये सब रिसर्च की जो प्रोसेस है, वो हम जैसे नेचुरल साइंसेस बोलते हैं, हमारा सोशल साइंस है, और नेचुरल साइंसेस में ऐसे बहुत से रिसर्च जो आज हम यूज कर रहे हैं वो देखते हैं.
हमारे सोशल साइंस में भी जो ह्यूमैनिटीज ब्रांचेस है उसमें भी ऐसे बहुत रिसर्चेस हो रहे हैं। जैसे आप फिलोसॉफी, ये सब्जेक्ट आपको पता है सबको? फिलोसॉफी सब्जेक्ट सर। आपको पता है सबको? हो सर, माहिती आहे. हाँ, इस फिलोसॉफी विषय में बायोएथिक्स नाम का एक नया टॉपिक आया है, नया सब्जेक्ट इन फिलोसॉफी, बायोएथिक्स। तो ये बायोएथिक्स ये है कि जैसे मेडिकल फील्ड है और मेडिकल फील्ड में जो कुछ माल प्रैक्टिसेस चलता है वो सब देख के उस वजह से उसमें क्या एथिक्स की जरूरत है, वो बायोएथिक्स का टॉपिक एक ब्रांच फिलोसॉफी में अभी तैयार हुई है। तो ये भी एक प्रकार का रिसर्च है, वहाँ के एथिक्स क्यों आवश्यक है, और बायोएथिक्स की कॉन्सेप्ट फिलोसॉफी में आके फिलोसॉफी का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो और थोड़ा उसका स्कोप बढ़ गया है, ऐसा हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसे सोशल साइंस है, हमारा सब्जेक्ट रहता है सोशल साइंस, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लैंग्वेजेस है, ये सब में भी छोटे छोटे रिसर्च शुरू है। और वो रिसर्च से हम हमारे स्कूल, कॉलेज, कक्षा और समाज को इसका फायदा होते हुए हम देख सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो साइंस के दो ब्रांचेस है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। नेचुरल साइंस जो प्योर साइंस उसको बोलते हैं, उसके टॉपिक, उसके रिसर्च हमें मालूम है वो लेबोरेटरी में होते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये रहती है कि जो सोशल साइंस होते हैं, सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके रिसर्च, उसके लिए कोई लैब नहीं रहती। सोसाइटी, ह्यूमन, मैन बीइंग, ये सब उसके रिसर्च के टॉपिक रहते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि जीवन की भागदौड़ में, जीवन में जो कुछ समस्याएं, कठिनाई आ रही है, जो भी कोई नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उस पर रिसर्च शुरू है। क्योंकि सोशल साइंस का रिसर्च जो है, सोशल साइंस के ऊपर रिसर्च करके बहुत जो कंपनियां है वो भी कोई बिजनेस का आइडिया निकालते हैं सोशल साइंस का। जैसे कि माइंडसेट क्या है लोगों का, वो क्या उनको जरूरतें है, उनके आइडियाज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, कौन से समय में कौन सा वीडियो इंस्टा पे आना चाहिए जैसे उसको लाइक मिलेगा। जैसे हम टीवी पे मालिका बोलते हैं कि डिमांड है, कहीं भी जाते हैं, किस आय लेवल पे कोई वस्तु रखनी है कि जहां से लोग खरीद सके, बच्चों के लेवल पे कौन सी रस्ते रखनी, ये सब रिसर्चेस रहते हैं। हमारी डेमोग्राफी है भारत की, हमारी डेमोग्राफी में जो यूथ पावर है, यूथ का जो काउंटिंग है तो सबसे ज्यादा है यूथ। तो यूथ को क्या क्या लगता है, यूथ को क्या क्या चीजें पसंद आती है, यूथ के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो ओला, उबर, अमेजन, ये बहुत से जो अभी अभी रिसर्चेस होते हैं, कोई थॉट प्रोसेस आती है, तो ये सब डेमोग्राफिक रिसर्च पहले होता है। और पॉपुलेशन के वो रिसर्च के हिसाब से जो कई प्रोडक्शन आते हैं बाजार में, तो वो रिसर्च के आधार पर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल साइंस में ही प्योर रिसर्चेस होते हैं, हमारे ह्यूमैनिटीज में भी बहुत रिसर्चेस हो रहे हैं और आवश्यक भी है, क्योंकि समाज के स्वास्थ्य के लिए ह्यूमैनिटीज के जो ब्रांचेस है वो भी आवश्यक है। ऐसा हम बहुत जो रिसर्च पेपर है उसमें पढ़ते हैं। क्योंकि हाल ही में मैंने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन की थी। वो कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि किसी भी समाज के स्वास्थ्य के लिए ह्यूमैनिटीज साइंस में रिसर्च होने बहुत आवश्यक है। क्योंकि ह्यूमैनिटी साइंस के जो सब्जेक्ट रहते हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन के रिलेटेड रहते हैं, उसके रेगुलर जीवन के स्वास्थ्य के लिए वो बहुत आवश्यक है। उसका वो टॉपिक था और इसलिए वो रिसर्च जो था, उसके जो टॉपिक्स थे वो बहुत सोचने लायक थे, विचार के कर सकते हैं उस पे हम। और वास्तव जीवन का उसका हम रिलेशन जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें काम करने की बहुत जरूरत है। तो हम जो भी ऐसा काम करते हैं हमारे क्षेत्र में, जैसे हमारा शिक्षा का जो क्षेत्र है वो समाज का एक अंग है, समाज के ही जो प्रोडक्ट है, वो समाज के जो घटक है, एलिमेंट्स, वो हमारे स्कूल कक्षा में आते हैं। तो ऐसे में समाज के जो विविधता है, समाज के जो गुण दोष है, वो हमारे स्कूल में हम देख सकते हैं। तो ऐसे में अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो हमें स्कूल में बदलाव करना है।
क्योंकि स्कूल में हम बदलाव करेंगे तो वो बदलाव हमें समाज में देखने को मिलेगा। जैसे पहले मैंने बोला था कि जैसे नेचुरल साइंस में जो रिजल्ट होते हैं वो दिख सकते हैं, हाँ ऐसा रिजल्ट आया है लैब जो वो जो रिसर्च, हमारे यहाँ ह्यूमैनिटी साइंस में जो रिसर्च होते हैं उसके रिजल्ट हम लगभग कम दिन में नहीं देख पाते। कभी कभी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल उसके लिए लगते हैं। जैसे मान लो कि महाराष्ट्र में बहुत ऐसे समाज सुधारक हो गए हैं कि जिनके काम की वजह से आज हमें उसके लाभ मिल रहे हैं 100-200 साल बाद भी। ऐसे कुछ समाज सुधारक के आप नाम बता सकते हैं मुझे? कोई सोशल वर्कर 100-200 साल पहले, 200 साल पहले उसका कुछ नाम बता सकते हैं, किसी एक का, दोन का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ सही है। क्या बदलाव लाया है उन्होंने इस देश में, इस समाज में? सर उन्होंने जातिवाद और महिलाओं के प्रति शिक्षा के ऊपर उन्होंने बहुत सारे शोधन किए। और वो बदलाव लाने के लिए कौन सा माध्यम का उन्होंने इस्तेमाल किया, कौन से माध्यम से वो बदलाव आया है? हेलो। एजुकेशन जी सर। सर। हाँ, एजुकेशन। जैसे हम बोल रहे थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो काम किया 70 साल, 80 साल पहले, जैसे हमारी राज्य घटना है, वो बहुत ही फंडामेंटल वर्क है और जिससे हम आज का बदलाव देख रहे हैं। और कोई नाम बता सकते हैं आप सोशल वर्कर के हमारे? जैसे कोई महिलाएं अगर होती है टीचर, आपके यहाँ सावित्रीबाई टीचर है बहुत? फुले। यस हेलो। यस, ओके ओके, यही, सावित्रीबाई हाँ फुले, सावित्री फुले, हाँ यही एक नाम है कानडे, जिन्होंने बच्चों, महात्मा फुले, कानडे है, महात्मा फुले, आनंदीबाई बहुत कानडे, बहुत बढ़िया। ज्योतिबा फुले। आनंदीबाई कानडे, ज्योतिबा फुले। कानडे में। कोई बोल रहे थे महर्षि कर्वे, ओ कर्मवीर भाऊराव पाटील है। यस। और ऐसे बहुत, जैसे रावजर्सी शाहू महाराज 100 साल पहले, जिन्होंने अपने संस्थान में 1917 को कंपलसरी एजुकेशन का रूल्स रेगुलेशन बनाया था, और जो पेरेंट्स है अपने बच्चों नहीं भेजेंगे उनके लिए 1 रुपया 1917 में दंड, उन्होंने जो पनिशमेंट है वो रखी थी। बहुत बड़ा उनका ये काम था। बहुत ऐसे समाज सुधारक हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हुए हैं, जिनकी वजह से आज ही हमारे समाज में, जो कि समाज में हम इंटीग्रेटिव बोलते हैं, वो है, क्योंकि वो उनका योगदान है। और ऐसा होता है कि सोशल साइंसेस में जैसे हम दो अप्रोचेस देखते हैं, जैसे हमारा वो अदर कंट्रीज है, वो अदर कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो बदलाव हुए हैं वो सिस्टम बदलाव पे काम हुए हैं, बहुत 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 बात। लेकिन इंडिया में जो काम हुए हैं वो सोशल चेंजेस पे काम हुए हैं, और वो सोशल चेंजेस के हम जो उसके रिजल्ट है आज देख रहे हैं। तो ऐसा होता है कि सोशल साइंसेस में, सोशल रिसर्चेस में काम जो होता है उससे बहुत सालों बाद दिख सकते हैं। जैसे कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने रूरल एरिया में स्कूल निकाले, जहां गांव में कुछ सुविधा नहीं है, वही स्कूल बनाए थे। आज उनके जो स्कूल है वो बहुत ही, शिक्षा के क्षेत्र में हम जो बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन की जरूरत होती है, उसके लिए वो बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ऐसे बहुत महाराष्ट्र में एजुकेशनिस्ट है जिन्होंने ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, उस दिन, उस जमाने में ऐसे कोई उसका इनकम सोर्स नहीं था, ये खाली ये सोशल वर्क था कि लोगों को, जो बच्चे हैं आसपास के, उनको कक्षा में लाया जाए और उनको शिक्षा देने की जरूरत है। तो ये काम की वजह से बहुत ऐसे 2-3 पीढ़ियां है जो शिक्षा लेकर आगे गई। अगर वो स्कूल नहीं खोले होते तो वो आज जो बच्चे वहाँ के कर आगे बैठे हैं वो कहीं होते उनको मालूम नहीं। तो एक काम ऐसा होता है कि हम एक बार कुछ काम करते हैं तो वो काम का जो रिजल्ट है बहुत सालों बाद हमें देखने को मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। जैसे हम बोले थे, जैसे शिक्षक दिन पे हम शुभेच्छा देते हैं, आप देते हैं ना अपने टीचर को, तो एक एक विचार लायक ऐसा विचार, एक शुभेच्छा में जो बोलते हैं हम आए थे कि कोई शिक्षक कई बार अपनी कक्षा में गया होगा तभी चांद अपनी कक्षा में पहुंचा होगा। तो
ये यही नतीजा है कि शिक्षक जो काम करते हैं अपनी कक्षा में, वो काम का नतीजा होता है कि उससे कोई साइंटिस्ट बनते हैं, कोई इकोनॉमिस्ट बनते हैं, कोई एजुकेशनिस्ट बनते हैं, कोई लेबर भी बनते हैं, कोई बात नहीं, कोई फार्मर बनते हैं। तो ये जो सब सोसाइटी के लिए आवश्यक जो लोग हैं, उनको निर्माण करने का काम हम कक्षा में, स्कूल कक्षा में बनाते करते हैं। और इसके लिए जो आप आगे जाके जो बिकमिंग टीचर है, वो जो शिक्षक है बिकमिंग टीचर है, उनको ये रिसर्च का अप्रोच उस आना बहुत जरूरी है। रिसर्च करना है यानी हमें कुछ नया कुछ करना है ऐसा नहीं है। जैसे मैं पहले तो बोला था कि रिसर्च जो शब्द है उसमें रिसर्च यानी जो अस्तित्व में है उसका ही हमें खोज लेना है, और वो खोज लेके उसको हमें क्या करना है, उसके नया आयाम, उसके नए पहलू, उसके नए डायमेंशंस को हमें देख के उस पर काम करना है। जैसे हमें मान लो कि हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के बहुत जो थ्योरीज है वो वेस्टर्न के हैं, हमें मालूम है। जो मानसशास्त्र में, साइकोलॉजी में जो थियरिस्ट है, जो थ्योरीज है, वो सब वेस्टर्न लोगों ने उन्होंने इन्वेंट किया है। तो हम हमारे सोसाइटी के रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम ऐसे कोई साइकोलॉजी का सिद्धांत हम खोज सकते हैं क्या? हम कोई ऐसा हमारे कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजीज की थ्योरी लिख सकते हैं क्या? हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजी के कोई टेस्ट बना सकते हैं क्या? ये भी हमारा एक प्रकार का रिसर्च होगा, और ये रिसर्च हमें अपने काम के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। इसलिए हम ये विचार करेंगे कि जो भी हम हमारे स्कूल कक्षा में, कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं सिलेबस में, उसके अनुसार उसके आगे जाके हम अपना काम, अपना विचार कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। जैसे हमें मालूम है कि अभी एनईपी 2020 जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें एक कॉन्सेप्ट आ गई है कि हम जो भी कुछ करेंगे वो हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, और हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें अपना काम करना है, रिसर्च करना है। तो उससे मुझे ये याद आ गया कि मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, लेकिन साइकोलॉजी के जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत है, उसके जो रेफरेंसेस है, उसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो वेस्टर्न के है। मेरा क्लाइमेट अलग है, यहाँ की सोसाइटी अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। तो उसमें जो रिसर्च होने हैं, तो मैं मुझे वो प्रयास करना है कि मेरे सामने जो बच्चे हैं, मेरे सामने जो स्कूल के बच्चे हैं, बीएड के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट टीचर है, आज के महीने में उनके क्या अप्रोचेस है, मुझे ये देखना है। तो ये मैं कैसे देख सकता हूँ? कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट मैं यूज कर सकता हूँ हमारे स्टूडेंट टीचर का टीचिंग अप्रोच टेस्ट करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि वो जो मैं टेस्ट यूज करता हूँ उसका रेफरेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग रहता है। इसलिए मुझे मेरी खुद टेस्ट मुझे बनानी है। तो 2 महीने 3 महीने के विचार के बाद मेरी एक टेस्ट बनती है, क्वेश्चनियर में तैयार होती है, और उस क्वेश्चनियर के हिसाब से मैं अपने बच्चों का जो टीचिंग अप्रोच है वो मैं चेक करता हूँ, मुझे देखता हूँ। और अगले साल मुझे ध्यान आता है कि मैंने जब टेस्ट लिया तो ये जो दूसरे पहलू थे, उनके इमोशनल के थे, उनके बिहेवियर के थे, वो मैंने नहीं लिया। अगले साल मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। ऐसे 2 3 4 5 6 साल बाद मेरी एक टेस्ट मेरी अच्छी बनती है। तो ऐसा एक काम मुझे करना है जो लंबे समय के लिए करना है। तो ऐसा काम हम करेंगे तो वो ही एक प्रकार का रिसर्च है। और ये काम मैं करते करते, ये काम किसी दूसरे को समझने के लिए मैं रिसर्च पेपर का आधार लेता हूँ, क्योंकि और मेरा काम दूसरों को समझने के लिए, मेरे काम का कुछ लिखित डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट रहने के लिए मैं रिसर्च पेपर तैयार करता हूँ और वो पब्लिश करने का प्रयास करता हूँ। ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और ये रिसर्च पेपर का जो मुझे तैयार करना है, अभी मेरी मानसिकता हो गई है कि मुझे रिसर्च पेपर बनाना है, करना है, मुझे कुछ तो लिखना है। मैंने जो काम किया है वो मुझे लिखना है, लेकिन मुझे वो स्टाइल वगैरह मालूम नहीं है, क्योंकि वो जो रिसर्च पेपर है उसके टाइप क्या रहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको मुझे टाइप्स देखने हैं रिसर्च पेपर के, टाइप्स कौन से हैं। तो ये जो 3 प्रकार के रिसर्च पेपर के टाइप्स है कि कौन से
नेचर का मुझे रिसर्च पेपर लिखना है। एक रिसर्च पेपर रहता है वो फंडामेंटल, उसका नेचर रहता है कि मैंने कुछ फंडामेंटल वर्क किया है। जैसे कि मान लो मैंने कुछ खुद की मेरी साइकोलॉजिकल टेस्ट मैंने बनाई है थर्स्टन लिकर्ट के अनुसार, उसका क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल करके मैंने मेरी खुद की साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाई है, जो ये देखती है कि बच्चों का मापन करना है, जो स्टूडेंट टीचर होते हैं बीएड के, उनका मापन करना है कि वो अध्यापन शिक्षण के विषय में क्या दृष्टिकोण रखते हैं। और ये टेस्ट मैंने पूरे महाराष्ट्र में जाके मैंने ये डेवलप की है। तो ये मेरा रिसर्च है और इसके लिए ये मेरा फंडामेंटल वर्क है मेरा। तो इसका जो रिसर्च पेपर का टाइप रहेगा वो फंडामेंटल रहेगा। दूसरा जो है पीयर रिव्यू पेपर्स, जैसे कि मान लो मैं कुछ पेपर बनाता हूँ और उसकी रिव्यू कमेटी रहती है। रिव्यू कमेटी के बाद उनके रिकमेंडेशन के बाद ही मेरा जो रिसर्च पेपर रहता है वो फाइनल रहता है कि कोई थ्योरी पे, कोई सिद्धांत पे, किसी उपपत्ति पे आधारित, थ्योरी पे आधारित मैंने कुछ काम किया है, तो वो पीयर रिव्यू रहेगा। और तीसरा जो है रैपिड, जो जलद हम बोलते हैं, रैपिड रिसर्च पेपर, जो आज बहुत उसका ट्रेंड रहता है, उसकी संख्या भी बहुत रहती है। लेकिन हमें मालूम है कि जो पहला पेपर है फंडामेंटल रिसर्च, उसके जर्नल्स अलग है। उस जर्नल में ही अगर हमारा पेपर पब्लिश होता है तो उसका इंडेक्स वैल्यू बढ़ता है। तो ये जो रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम हमारे जो रिसर्च पेपर के जर्नल में हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, वो करते समय हमें क्या ध्यान देखना है, तो कौन सा जर्नल में हम हमारा पेपर पब्लिश कर रहे हैं, वो रिसर्च जर्नल जो है वो किस नाम पे है। जैसे कोई जर्नल्स रहते हैं सोशल साइंस पे, कोई जर्नल्स लैंग्वेज पे रहते हैं, कोई जर्नल्स जैसे हिस्ट्री के ऊपर रहते हैं, कोई जर्नल्स वुमेन एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे रिसर्च पेपर के टॉपिक क्या है, कौन से फील्ड के लिए वो रिसर्च पेपर काम करते हैं, सॉरी रिसर्च पब्लिकेशन काम करते हैं, ये देखने के बाद हम, जैसे हम मान लो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस पे रिसर्च पब्लिकेशन है, तो उस रिसर्च पब्लिकेशन में हम हमारा रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं। हमें जैसे मालूम है कि एनसीईआरटी जो है, वो एनसीईआरटी का भी एक ईआरआईसी नाम का एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशनल रिसर्च, और उनका भी जो एक जर्नल रहता है, वो जर्नल में वो बच्चों का, जो स्टूडेंट टीचर का जो भी रिसर्च पेपर रहते हैं वो पब्लिश करते हैं। हमने हमारे एक बच्चे का, स्टूडेंट टीचर जो है हमारा, उसका एक रिसर्च पेपर इंटर्नशिप के ऊपर, वो स्टूडेंट टीचर ने ऐसा किया था कि जो भी इंटर्नशिप का वर्क है वो वर्क उसने पेपरलेस करने का प्रयास किया। जैसे गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, जैसे कोई गूगल शीट रहता है, कोई डेटा कलेक्शन के लिए लेसन नोट है, ऐसे बहुत काम करने के लिए वो हमारे स्टूडेंट टीचर ने गूगल ड्राइव का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। और उसका जो उसने काम किया था, वो काम को एक स्ट्रक्चराइज करके हमने रिसर्च पेपर में उसको तब्दील कर दिया और वो रिसर्च पेपर हमने पब्लिश कर दिया। तो ऐसा रहता है कि बच्चे बहुत काम करते हैं, बहुत अलग तरह से विचार करते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। और ये प्लेटफॉर्म हमें जर्नल के माध्यम से हम देख सकते हैं। और वो जर्नल हम, बहुत लिस्ट है, जैसे यूजीसी केयर लिस्ट है, उसमें बहुत जर्नल्स की लिस्ट है, उसके अनुसार हम जर्नल का सिलेक्शन कर सकते हैं। उस जर्नल्स की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके स्कोप क्या है, यानी कि वो जर्नल्स कितने लोग यूज करते हैं, उसका पॉपुलेशन, वो पॉपुलर है क्या, वो जर्नल के लिए मान्यता है क्या, ये सब हम देख सकते हैं। उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, यह सब हम देख सकते हैं। आईएसएसएन नंबर उसको है क्या, ऐसे बहुत सी जो जानकारी है हम लेके जर्नल्स के, वो जर्नल में हम पेपर हमारा पब्लिश कर सकते हैं। और इसके बाद हमें हमारा अपना रिसर्च पेपर तैयार करना है। जैसे कि हम, अगर आप बच्चे हैं तो जो स्टूडेंट टीचर है, अभी आप
तो आपके जो रिसर्च पेपर है, वो मैंने जो जर्नल पॉइंट्स हमने निकाले, जैसे कि टाइटल रहना चाहिए, पहले टाइटल क्या है हमारे रिसर्च पेपर का। जैसे कि आप स्टूडेंट टीचर, आप किसी कक्षा में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ काम करने के बाद आपको लगता है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरी भाषा कैसी होनी चाहिए। एक शिक्षक के अनुसार मेरी भाषा है क्या, मेरी भाषा में वो गति है क्या कि मेरे सामने जो बच्चे हैं वो समझ पाए, इतने स्पीड, इतनी गति से मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं जो बोलता हूँ वो मेरी सारी बातें वो बच्चे ध्यान में रखते हैं क्या। ये बातें, ऐसा भी एक छोटा सा रिसर्च लैंग्वेज पे आप कर सकते हैं, बच्चों की लैंग्वेज पे कर सकते हैं, लैंग्वेज एटिकेट्स पे आप छोटा रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब हमारा टाइटल जो है, हम ऐसा टाइटल हमारा लिख सकते हैं। ये टाइटल हमारा तैयार होने के बाद अभी हमें एब्स्ट्रैक्ट तैयार करना है। हमारे रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट जो बोलते हैं हम, सारांश, वो 1 पान 1.5 पान, 1 पेज में हम वो तैयार कर सकते हैं, जिसमें कोई कंक्लूड होना चाहिए, सारांश होना चाहिए कि ये मेरे रिसर्च का ये सारांश है, और वो हमें 1 पेज में वहाँ डिफाइन करना है। उसके बाद मेरे जो रिसर्च में जो कीवर्ड्स आए हैं, कीवर्ड्स के ऊपर, वो जो कीवर्ड्स है मेरे रिसर्च में, वो कीवर्ड्स हम वहाँ डिफाइन करेंगे, वहाँ इंसर्ट करेंगे। उसके बाद मुझे प्रस्तावना, जैसे इंट्रोडक्शन लिखनी है मेरे रिसर्च पेपर की, 1 to 2 पैराग्राफ, 3 और 3, 1 to 3 पैरा में हम हमारा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि उसकी जो हमें जो लिखना है, उसकी जो पैरा जो तैयार करना है, वो करने के लिए हम ग्लोबल टू लोकल ये अप्रोच हम वहाँ रख सकते हैं। जैसे कि हम लैंग्वेज के ऊपर अगर कोई रिसर्च पेपर कर रहे हैं, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन, जो परिचय है, वो ग्लोबली लैंग्वेज की सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है। जैसे हम बोलते हैं लैंग्वेज का कुल कौन सा है, क्या है लैंग्वेज का, इंडो यूरोपियन है, इंडो वेस्टर्न है, किस कुल की वो लैंग्वेज है। वहां से हम आके उसके स्क्रिप्ट के ऊपर और उसके सिचुएशन के ऊपर आके हम ग्लोबल टू कंट्री, कंट्री टू स्टेट और स्टेट टू स्कूल, इस परिभाषा में, इस स्टेप के अनुसार हम हमारा इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं, और उसमें हमारे रिसर्च के बारे में लास्ट में हम 1-2 लाइन हमारे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने हमारे रिसर्च के लिए कौन सी पद्धति हमने उपयोग में लाई है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव मेथड है, एक्सपेरिमेंटल है, हिस्टोरिकल मेथड है। रिसर्च पेपर, मुझे याद आया कि हिस्टोरिकल सब्जेक्ट के ऊपर भी हम हमारा रिसर्च पेपर बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्रयास है। और दूसरा एक भाग ऐसा मुझे पहले ही बोलना था कि रिसर्च पेपर जो हम तैयार कर सकते हैं, जैसे रिसर्च के 2 अप्रोचेस है, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो हम हमारा रिसर्च किस तरह हम करना चाहते हैं, क्वालिटेटिव करना चाहते हैं या क्वांटिटेटिव करना चाहते हैं। जैसे हमने एनसीईआरटी का एक वर्कशॉप किया था अटेंड, उसमें ऐसा था कि बहुत से रिसर्च क्वांटिटेटिव हो रहे हैं लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्चेस नहीं है, ऐसा एक उनका मानना था। और पर काम करना है की बहुत जरूरत है। उसके लिए हम रूब्रिक का कैसे इस्तेमाल कर, जैसे अब हम इवैल्यूएशन टूल रूब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो रूब्रिक जो है वो रिसर्च का आधार है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो हम टूल यूज कर सकते हैं, उसमें हम रूब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत बढ़िया टूल है, लेकिन टीचर के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसको जैसे हम स्केल के अनुसार हमारे अपने रूब्रिक तय, वो जो रूब्रिक है वो हम अलग अलग अपने अपनी कक्षा के अनुसार हम बना सकते हैं। अभी मेरे सामने एक किताब है, जैसे मैं आपको इसका फोटो जो है मैडम को मैं भेजूंगा। ये किताब जो है एससीईआरटी ने अभी पब्लिश की है, टीच प्राइमरी
द वर्ल्ड बैंक के डोनेशन के ऊपर। तो इस किताब में हमारे हम जो लेसन लेते हैं हमारे स्टूडेंट टीचर, उसके एक निरीक्षण पुस्तिका है कि 10 ऐसे फील्ड दिए हैं जिस फील्ड में हमारे बच्चे लेसन लेते हैं हमारी कक्षा में। उस कक्षा के अनुसार उन्होंने शिक्षक के अध्यापन के कुछ 10 पहलू ऐसे तैयार किए हैं जिसके ऊपर रूब्रिक बना है, और वो रूब्रिक के अनुसार शिक्षक के पाठ का निरीक्षण हमें करना है। तो ये भी एक प्रकार का रिसर्च है कि रूब्रिक का इस्तेमाल हम हमारे रिसर्च में कैसे कर सकते हैं, और वो अप्रोच जो है उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, गुणात्मक संशोधन कहते हैं। और दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी संख्यात्मक संशोधन। तो ये मेन अप्रोचेस है कि किस अप्रोच से हम हमारा रिसर्च कर रहे हैं। टॉपिक हमारा जो टॉपिक है उससे भी हम ये हमारा डायरेक्शन मिलता है कि वो हमारा रिसर्च किस अप्रोच का है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है कि हमारा रिसर्च करते समय हम किस अप्रोच के अनुसार हमारा रिसर्च हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो हमें वैल्यू एजुकेशन पे कोई काम करना है, इंडियन वैल्यूज पे काम करना है, तो वो बढ़िया रिसर्च रहेगा अगर वो हम क्वालिटेटिव में करें, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें हमारे भाषा की जो रचना है, वो भाषा की रचना अच्छी तरह हमें करनी पड़ती है। लेकिन वो रिसर्च बहुत अच्छे रहते हैं कि जो शिक्षक जो उसको गुणात्मक मूल्यांकन करते हैं, उसके लिए जो साधन यूज करते हैं, डेटा कलेक्शन टूल यूज करते हैं, वो खुद को बनाए रहते हैं, इसलिए वो बहुत वैलिड रहते हैं, उस रिसर्च के लिए बहुत अच्छे मायने उसके रखते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे हमारे रिसर्च की जो मेथड हमें रखनी है। मेथड के हिसाब से हम हमारे एक पेज या एक पेज हम उसमें लिख सकते हैं। और पद्धति में भी हम दूसरा पार्ट ऐसा कर सकते हैं कि प्रोसीजर मैंने क्या फॉलो किया है मेरे रिसर्च करने में, उसका टाइम टेबल क्या था, क्या क्या मैंने प्रयास किए हैं, मैंने रेमेडियल प्रोग्राम क्या यूज किए हैं, जिस रेमेडियल प्रोग्राम से ये रिजल्ट आए हैं। ऐसा जो भी प्लान और प्रोसीजर है वो हम 2 पेज में या 3 पेज में लिख सकते हैं। ये जो भाग है प्लान और प्रोसीजर, ये हमारे रिसर्च पेपर का कोर एलिमेंट है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि उस रिसर्चर ने क्या क्या प्रयास किए हैं, उस रिसर्चर्स ने क्या क्या टाइम टेबल फॉलो किया है, उस रिसर्चर ने क्या क्या रेमेडियल प्रोग्राम, कोई अलग प्रयास कोई अलग जो प्रयास रहते हैं वो कैसे किए हैं, ये सब हम उस प्लान और प्रोसीजर में हम देख सकते हैं। इसीलिए रिसर्च पेपर का ये पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ ऑथेंटिकेट सब हम देख सकते हैं कि उसका काम जो है, उसका वर्क है वो जेन्युइन है क्या, उसने काम के लिए उसने जो भी टूल यूज किए हैं वो टूल कैसे है, किस तरह उसने यूज किए हैं, वो जो टूल यूज किए हैं वो उसका वैलिडेशन कैसा किया है, ये सब उसमें हम देख सकते हैं। ये संशोधन पद्धति कहते हैं इसे, क्यों हम नहीं तो हम इसको प्लान और प्रोसीजर ऐसे भी हम कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे रिसर्च के लिए। तो इसके ऊपर जो हम इसकी जो हमें इसका जो लेखन करना है, तो बहुत अच्छी तरह से सभी पेपर, पूरा पेपर ही हमें अच्छी तरह से लिखना है, लेकिन ये पार्ट हमें अच्छी तरह से अपने रिसर्च पेपर में लिखना है। उसके बाद हमारे रिसर्च के रिजल्ट क्या है, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। रिसर्च के जो रिजल्ट है वो हम लिख सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने एक प्रयोग किया था कि मेरे बच्चों का अप्रोच क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। उसमें हमें जो रिजल्ट मिले कि जो गर्ल्स स्टूडेंट टीचर रहती है उनका अप्रोच क्या रहता है, जो बॉयज स्टूडेंट टीचर है उनका अप्रोच क्या है, कोई रूरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट टीचर आते हैं, कोई टीचर मेट्रोपॉलिटन से आते हैं, कोई टीचर अलग मीडियम से रहते हैं स्टूडेंट टीचर, किसी स्टूडेंट टीचर का बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, स्टेटस क्या है। तो ये बहुत ऐसे एंगल रहते हैं जिसका हम अप्रोच के ऊपर उसका इफेक्ट रहता है, उसमें कोरिलेशन रहता है। ये कोरिलेशन हम देख सकते हैं, और इसमें से जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट हम यहाँ लिख सकते हैं।
लेकिन आपको एक बात इसमें समझ आ गई है कि ये जो रिजल्ट है, हमारे रिजल्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर रहते हैं। हमारे रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव अगर वैसा रहता है तो मैं उसके अनुसार ही मैं अपने रिजल्ट डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद में हम जो हमें जो बात आगे लिखनी है वो है कि हमारे रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन। जैसे कि मुझे रिजल्ट आए हैं, वो जो रिजल्ट आए हैं, जो रिजल्ट मेरे पास आए हैं, वो रिजल्ट किस रिसर्च के जो मैंने रिसर्च रिव्यू लिए हैं सेकंड चैप्टर में, जैसे हम थीसिस में कहते हैं कि हम जो भी रिसर्च रिव्यू लेते हैं, वो रिसर्च रिव्यू के अनुसार जो जो मैंने रिव्यू लिए हैं रिसर्च के, वो रिसर्च रिव्यू के किस रिव्यू के लिए रिव्यू से मेरा रिसर्च रिजल्ट कनेक्शन करता है, वो डिस्कशन में हमें डिफाइन करना है। जैसे मान लो मेरे मेरे रिसर्च के लिए मैंने बहुत रिसर्च रिव्यू लिए हैं, और मेरे जो रिसर्च रिजल्ट है, वो रिसर्च रिजल्ट वो रिसर्च रिजल्ट मैंने जो रिव्यू लिए उससे मेल खाते हैं कि नहीं, उससे मैच होते हैं या उससे कोई अलग है क्या, ये हम डिस्कशन में लिख सकते हैं। और डिस्कशन में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आए हैं उस पे मेरे रेमेडियल प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसका उसमें कुछ कोरिलेशन है क्या, उसमें उसका कुछ योगदान है क्या, ये सब हम बात उसमें लिख सकते हैं। लेकिन ऐसी भी बात है, हम जो हमने कुछ अभी रिजल्ट बहुत देखे हैं रिसर्च, उसमें ऐसे दिखता है कि डिस्कशन में ये बात भी हमें लिखनी है कि मैं जो प्रयोग करता हूँ, जो मेरा जो प्रयोग रहता है, एक्सपेरिमेंट रहता है, वो ह्यूमन बीइंग पे रहता है। और ह्यूमन जो कई फैक्टर्स रहते हैं, अनकंट्रोल फैक्टर्स रहते हैं, जैसे उसकी कंडीशन, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, जो जिसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये बहुत ऐसी बातें रहती है कि जो रिसर्च पे इम्पैक्ट करती है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए वो बातें भी हमें ये डिस्कशन में लेनी है कि कई कई रिजल्ट ऐसे आए हैं, लेकिन ये रिजल्ट बदल भी सकते हैं अगर बाद में ऐसे ही रिसर्च हमने किया तो, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है ह्यूमन बीइंग पे है। और ह्यूमन बीइंग के जो इंटरनल फैक्टर्स रहते हैं, जिससे जो रिसर्चर के कंट्रोल में रह ही रहते, जिसके जिसपे रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो फैक्टर्स की डिस्कशन में ये चर्चा नामक जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, उस पर हमें करना है। अंत में जो बोलते हैं हम कि हमने ये जो काम किया है, ये काम जो हम रिसर्च करते हैं, ये करते समय हमने कोई एथिक्स फॉलो किए हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में हम उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते हमारे रिसर्च के बारे में। अगर मैं भी उनका टीचर हूँ, जरूरी हूँ, लेकिन एक मैं रिसर्चर हूँ, इसलिए उसकी इमोशनल कंडीशन, उसकी सिचुएशन देख के ही मुझे उसको रिसर्च में उसको सहभागी उसको पार्टिसिपेट करना है, मेरे स्टूडेंट टीचर को। उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करनी है कि ये मेरी क्वेश्चनर है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, उस पर आप जबरदस्ती आप पार्टिसिपेट लो। ऐसी बहुत बातें रहती है जो एथिक्स में आती है, जिसपे सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, इसका सब इम्पैक्ट रहता है। तो ये ऐसे बहुत एथिक्स के हम कंपोनेंट देख सकते हैं कि जो रिसर्च के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं, करते हैं। एक बात है कि रिसर्च जो है, रिसर्च समय रिसर्चर को जो एथिक्स फॉलो करने हैं, वो एथिक्स के बारे में यहाँ हम निकलना है कि मेरे रिसर्च मैंने जो रिसर्च कंडक्ट करने में कौन कौन से एथिकल प्रोसीजर मैंने फॉलो, ये हमें डिफाइन करना है। ये एक बहुत जरूरी बात है किसी भी रिसर्च के लिए। और अंत में रेफरेंसेस हमें बिब्लियोग्राफी देना है कि मेरे ये काम में किस बुक्स जो है, कोई रिसर्च मटेरियल है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है, रिपोर्ट राइटिंग करने में मुझे उसका आधार मिला है, वो आधार हमें यहाँ मेंशन करना है। ये हमारी एक स्टेप है कि किस मुद्दों किस टॉप पॉइंट्स का हमें विचार करना है रिसर्च पेपर में। आगे हमें जाके रिसर्च पेपर में हमें जो हम
हमारे रिसर्च पेपर जो है तैयार करते समय हम जिस लेखक जो राइटर से जो बुक है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे पहले हमें जिस बुक का हम इस्तेमाल करते हैं वो बुक ओरिजिनल अगर बुक रहती है किसी रिसर्चर ने किसी राइटर ने खुद वो बुक लिखी है खुद उसने उसका एक्सपेरिमेंट किया है खुद उसमें उस पर काम किया है अगर वो बुक वो राइटर रहता है तो प्राइमरी राइटर वो रहेगा और हमारे रिसर्च के लिए वो बहुत बड़ी बात है कि उसका रेफरेंस हम हमारे रिसर्च में लेते हैं। बात दूसरा रहता है वो जो ऐसा हम बोलते हैं सह लेखक को एडिटर बोलते हैं राइटर बोलते हैं वो हमारा सेकंड सोर्स होगा हमारे रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के आधार में। और लास्ट में है कि जैसे कोई दूसरे ने रिसर्च किया है उस पर दूसरे ने किताब लिखी है किसके रिसर्च पे कोई लेखक अगर किताब लिखता है तो तीसरे प्रकार का वो लेखक रहता है। इसके अनुसार हमें इनका इस्तेमाल हमारे रिसर्च पेपर राइटिंग में करना है इनका आधार लेना है। बाद में हम देख सकते हैं कि हमारा रिसर्च पेपर तैयार होने के बाद वो हमें चेक करना है कि अगर हमारा इंग्लिश में रहेगा जो भी लैंग्वेज रहेगी हमारी उर्दू इंग्लिश हिंदी जर्मन जापान जो भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स है उनके वो एक्सपर्ट के अनुसार हम हमारा रिसर्च पर उनके ऑब्जर्व में हम उसका करेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा हमारे जो कलीग रहते हैं हमारे जो गाइड रहते हैं उनसे भी हम हमारे रिसर्च की जो सब प्रोसीजर अच्छी तरह हुई है कि नहीं हम ये देख सकते हैं। अंत में हम हमारा जो रिसर्च पेपर है वो हमें सबमिट करना है। सबमिट करते समय बहुत जगह हम देख सकते हैं अभी ये ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगी हो रही है लेकिन ये ऑनलाइन में हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करने में जो भी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है जो स्ट्रेटेजी जो टेक्निक रहती है वो हमें विचार में लेनी है कि जैसे ऑनलाइन में पब्लिश करते समय कोई गलती हो सकती है अलग सा पीडीएफ अपलोड हो सकता है वगैरह रहता है ऐसे बहुत जैसे ऑनलाइन सबमिशन करने में हमें कौन कौन से मुद्दों का विचार करना है। और ये भी बात है रिसर्च पेपर हम पब्लिश कर रहे हैं किसी जर्नल को किसी वेबसाइट पे किसी कंपनी तो उसके ऊपर हमें एक कवरिंग लेटर करना है कुछ बातें मेंशन करनी है कि हम क्यों ये आप विनती करनी है हमको एक रिक्वेस्ट करनी है और वो लेटर के बाद ही हमारा बाद में हमारा रिसर्च पेपर हम उसमें अटैच कर सकते हैं। अगर पीयर रिव्यू रहता है तो हमारा रिसर्च पेपर सबमिट होने के बाद वो जो रिव्यू कमेटी रहती है उनके रिकमेंडेशन उनके फीडबैक के बाद ही हम अपना फाइनल जो रिसर्च पेपर है वो हम भेज सकते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद वो उनके जर्नल में रिसर्च पेपर हमारा पब्लिश है। तो ऐसे ये छोटे कोई स्टेप हम उसको बोलते हैं एक छोटा सा प्रयास है जो हम कर सकते हैं हम स्टूडेंट टीचर है इसलिए। और हमारे जो भी कोई हमारे विषय के अनुसार तो हम उसके हिसाब से हमें एक छोटा रिसर्च स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट टीचर आपको करना है। और उसके लिए आपको अपने जो कॉलेज के आपके जो गाइड है जो टीचर है वो आपको बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि रिसर्च पेपर के दो प्रकार रहते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च पेपर और एक्चुअल रिसर्च पेपर। किसी थीम किसी सिद्धांत पर हम कोई कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट रिसर्च कहते हैं कोई कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं। और दूसरा होता है एक्चुअल रिसर्च जो हमने काम किया है और वो काम को उजागर करने के लिए कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं। ऐसे रिसर्च पेपर के हम दो टाइप भी बता सकते हैं कॉन्सेप्चुअल और रिसर्च पेपर। तो आप कॉन्सेप्चुअल पेपर भी पहले लिख सकते वो आसान है थोड़ा सा वो पहले स्टेप होगी उससे आपका एक प्रयास होगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बाद में आप अपना रिसर्च पेपर भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है एक अच्छी शुरुआत है अच्छी पहल है जो आपके कॉलेज ने आपके लिए प्रस्तुत रखी। और मैं आपके कॉलेज का भी आभार व्यक्त करूंगा कि ये
ये बहुत बड़ा काम है रिसर्च पेपर के बारे में। ये डिस्टेंस मोड पे जो सामने बच्चे नहीं है, आप है लेकिन इनविजिबल है, प्रत्यक्ष रूप से आप कक्षा में नहीं, तो भी ये मेरा जो प्रयास है आपके सामने ये रखने का, ये जो अवसर मुझे मिला है आपके कॉलेज के, ये अपॉर्चुनिटी आपने दी है, आभार व्यक्त करूंगा कि कम समय में इतने आपके बच्चों के लिए आपने ये जो प्रयास रखा और मुझे इस काबिल समझा, मुझे एक लायक समझा। तो मैं अपने ये विचार यहाँ रखता हूँ और मैं थोड़ा रुकता हूँ कि आपके बच्चे कुछ डिस्कशन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई स्टूडेंट टीचर बात करना चाहेगा कि मेरी बात मैंने अभी रखी है? सर मी बोलू शकते? हाँ बोला मॅडम. तर मला सेशन तुमचा खूप आवडला आणि खूप सरळ सोप्या भाषेमध्ये, खूप इझी लँग्वेजमध्ये तुम्ही सगळे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन केले. थँक यू सो मच सर. बरं वाटलं की म्हणजे आम्ही जे रिसर्च करतोय त्याला तुम्ही एक छान फाउंडेशन दिलंय. थँक यू सो मच सर. धन्यवाद मॅडम. खरं तर मला याच्यापेक्षा अजून खूप वेगळा प्रयत्न करायचा होता. म्हणजे खरं तर अजून ते जे काही वेगळे पैलू आहेत, पण ठीक आहे, उपलब्ध वेळेत तुम्ही मला ह्या पात्रतेचं समजलं. खरं तर अजून मला माझ्यामध्ये खूप कमतरता आहेत या रिसर्च, कारण ही त्या ज्या आपण जो बेंचमार्क म्हणतो तो बेंचमार्क गाठणे अजून आवश्यक आहे. जसं मी आता एक कॉन्फरन्स केली अच्छा. की क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये आपल्याला रिसर्च पेपर आपल्याला उपलब्ध होणे गरजेचं आहे. थोडं डिफिकल्ट अ, असतं खरं लिहायला. थोडं हा त्याला लिहायला, मग त्याचे ते आम्ही एक पद्धत बघितली की त्याच्यामध्ये कसं ते कन्क्लूड करत द्यायचं. म्हणजे एक पॅराग्राफ लिहायचा, त्याच्यावरून पुन्हा 4 ओळी, त्याच्यावरून 2 ओळी, हो, त्याच्यावरून हो. 1 ओळ. तसं रुब्रिकची मांडणी तशीच त्याची मांडणी साधारण मी पाहिली पद्धत आहे ती. त्याच्यावर ग्रँट आता ERC जे आहे, नाही अजून बघतो की. तर तो जो आहे ERC कडनं एक फंडिंग सुद्धा आता यावर्षी क्वालिटेटिव्ह रिसर्च साठी. तर अच्छा. ते एक बाब आम्हाला चांगली समजली. आमचा आता तो एक प्रयत्न चालणार आहे. आमचा पैंजणकर सर म्हणून आहे तिथं, अच्छा. त्याला तशी संधी बहुतेक ते उपलब्ध करून देणार आहेत. आम्ही त्यांच्यात आहे कॉन्टॅक्ट मध्ये. खूप छान वाटलं सर. छान छान सेशन. थँक यू सर. धन्यवाद मॅडम. विद्यार्थ्यांनी एखादी प्रतिक्रिया देऊन आपण मग थांबूया. हॅलो. Everyone is requested to scan the QR code and please fill the feedback form. We will not send this in the WhatsApp group. So students who are filling the feedback form will get a certificate of this. So kindly fill the feedback form. Thank you. थँक्यू. थांबूया मॅडम. QR कोड पुन्हा पाठवू शकाल का प्लीज? मॅडम स्क्रीन शेअर केलेला आहे, तिकडूनच स्कॅन करा. Hello student, session is open for the question if you are having any question. If no, then Surbhi ma'am will give in formal vote of thanks. ते होतच नाही होतं. Yes, Sai, you can ask. एखादा कोर्स आपण निवडतो किंवा एखादं शिक्षण घेत असताना आपण
त्या शिक्षणाची आवश्यकता म्हणून आपण रिसर्च वर्क करतो. पण समजा आपण वैयक्तिक रिसर्च आपलं बरंच चालू असतं एखाद्या आपल्या संस्थेमध्ये, त्यावेळेला ते सबमिट करण्यासाठी कुठलं असं व्यासपीठ उपलब्ध असतं का? की ज्या ठिकाणी आपण आपलं ते रिसर्च वर्क सबमिट करू शकतो? हो मॅडम, अशा प्रकारचं आता अनेक काही नियतकालिक जी आहेत, वेगवेगळी पिरियडिकल्स आहेत, जर्नल्स आहेत, त्यामध्ये आपण आपले हे रिसर्चेस आपण मांडू शकतो. आपण ते डिफाईन म्हणजे बऱ्याच वेळा तो कॉन्सेप्च्युअल सुद्धा असू शकतो, की समजा सोसायटीमध्ये आता जे काही सद्यस्थिती संदर्भात युथ असेल, पॉप्युलेशन असू दे, त्यांची एखादी सायकोलॉजिकल कंडिशन असू दे किंवा काय असू दे, त्या संदर्भात एखादी थीम म्हणून आपण एक कॉन्सेप्च्युअल आपण एक मांडणी आपण ती सुद्धा करू शकतो. असे काही बरेच जर्नल्स आहेत. आता जर आपला उद्देश हा नसेल की मला त्याच्यामधून काही मला हे मिळवायचं आहे, माझा उद्देश काय आहे रिसर्च पेपर पब्लिश करण्याचा, तोही महत्वाचा आहे. आणि त्या पद्धतीने आपण तसे जर्नल्स निवडू शकतो. म्हणजे आता असे अनेक मासिक आहेत की जी वाचनासाठी आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, वेगवेगळी मासिक आहेत. आता शासनाच्या मासिकांमध्ये जर गेलात तर शिक्षण संक्रमण आहे, जीवन शिक्षण आहे, युनिव्हर्सिटी न्यूज आहे, किंवा टीचर एज्युकेशन नावाचं जर्नल आहे NCTE-चं. तर हे जे जर्नल्स आहेत ते एज्युकेशनसाठी आहेत. एज्युकेशनच्या मांडणी आपण तिथे करू शकतो. याशिवाय अदर बरीच अशी मासिकं आपल्याला वेगवेगळी खाजगी प्रकाशकाची दिसतात, की जिथं आपण अशा प्रकारची वेगवेगळी संशोधन आपण तिथं मांडू शकतो. फक्त टार्गेट ग्रुप कोणता आहे, की कोणापर्यंत हे पोहोचवायचं आहे, त्याच जर आपलं टार्गेट जसं असेल तसे आपण जर्नल्स निवडू शकतो, असं माझं मत आहे. आणि त्यावेळेला आपल्याला गाईड उपलब्ध होतो का? आता त्या ठिकाणी जे आहे तिथं जे कन्सेप्च्युअल मांडणी असेल तर गाईडची काही तशी गरज नाही रिसर्च पेपरमध्ये. आता जर तुम्ही कॉन्फरन्सेसमध्ये प्रसिद्ध करत असाल, ISSN नंबरमध्ये किंवा नंबर असणाऱ्या एखाद्या पेपरमध्ये पब्लिश करत असाल, तर त्या ठिकाणी गाईडची आवश्यकता दिसते. पण बऱ्याच वेळा गाईड पाहिजेच अशी अट नाही रिसर्च पेपर करताना. गाईड असावाच अशी अट नाही रिसर्च पेपर करताना. थँक्यू सर. थँक्यू. आणखीन कोणाला प्रश्न आहेत का? ओके, विचारा. सई मॅडम. नाही मॅम, झालंय. थँक्यू. ओके, थँक्यू सो मच सर. मी डॅनगंगा एज्युकेशन चालेल. ट्रस्ट BEd कॉलेज असिस्टंट प्रोफेसर सुरभी सोना मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी सरांचे आभार मानावे. आउट ऑफ थँक्स. गो टू स्टार्ट. Good afternoon, everyone. Am I audible? येस मॅम. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, Principal Ma'am. Good afternoon, everyone. On behalf of Gyan Ganga Education Trust College of Education, I take this wonderful opportunity to express our heartfelt gratitude to Professor Dr. Vijay Kapse, sir, for sharing his valuable time, knowledge, and insights with us today. Sir, your expert guidance on the nuances of research paper writing has not only clarified several concepts, but has also inspired our students today to take up research with renewed clarity and confidence. All the in-depth details shared by you definitely will be valuable and will prove useful for anyone who plans to do research in future. I would also like to extend our sincere thanks to Dr. Kavita Kamble ma'am, the session coordinator, for her meticulous planning and smooth execution of today's seminar. Ma'am, your efforts ensured that the session was informative, engaging, and beneficial for all. A special thanks to our principal, Mrs. Savita Upasani madam, faculty members, assistant professors, Mrs. Pratibha Kamble ma'am and Mrs. Rachna Das ma'am, along with all supporting staff for their cooperation and encouragement in organizing this event successfully. Special mention for Ram sir and his team for ensuring smooth execution of the online session. Last but certainly not the least, a big thank you to all the students who are from BEd, MA Education and DSM courses
for their enthusiastic participation today and attentive presence throughout the session. Once again, thanks to all of you. Let us continue to strive towards excellence in research and learning. Have a great day ahead. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. धन्यवाद. Session Thank you. is over. थांबूया मॅडम. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, madam. Please ensure to fill the feedback form. Ram sir, we can stop recording. क्या होगा सर? मुकेश नागरकर ने आज अमेठी दुबई का भी मुझे लिंक भेजा है।